हेलो स्टूडेंट्स, O2S अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हमने आपके लिए एक नई इनिशिएटिव को शुरू किया है, दैट इज़ DRAW सीरीज़, डेली रिवीजन एंड वर्क, जिसके अंदर हम पिछले एक साल के करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं और ऑलरेडी हमने बहुत सारे सब्जेक्ट्स को यहाँ पर कवर कर लिया है। आज हम जो शुरू करने वाले हैं दैट इज़ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का लेक्चर नंबर 1। देखेंगे कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कौन कौन सी चीज़ें हैं जो न्यूज़ में थी पिछले एक साल के अंदर। तो शुरू करने से पहले अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारी O2S अकेडमी की ऐप को जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आपको HPS प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ 2022 के नाम से एक अलग से कोर्स मिल जाएगा, जिसके कंटेंट सेक्शन में और फ्री रिसोर्सेज के अंदर आपको करंट अफेयर्स की PDFs मिल जाएगी। इसके अलावा जो भी बच्चे आने वाले HS एग्जाम की प्रेपरेशन करना चाहते हैं तो उनके लिए हमने फाउंडेशन बैच को भी लॉन्च किया है, जिसके अंदर हम हर एक सब्जेक्ट को अच्छे से कवर करवाते हैं, इवन स्टेट स्पेसिफिक GK भी कवर करवाया जाता है। तो एक बार जाकर आप इसको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की सबसे पहली न्यूज़ से। तो रिसेंटली क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर यहाँ पर 2 बैंक्स और NPCI को इंक्लूड किया गया है। तो हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, उन्होंने अभी 2 बैंक्स कौन कौन से, ICICI बैंक एंड HDFC बैंक, प्लस इसके साथ नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI, इन तीनों को क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की लिस्ट में ऐड कर दिया गया है। अब ये लिस्ट होती क्या है और इसके अंदर होता क्या है, ये सब चीज़ें एक बार देख लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है 2000 वाला, तो इसके अंदर एक लिस्ट को ऐड किया गया है जिसका नाम है क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर लिस्ट। अब जो भी बैंक्स को इस लिस्ट के अंदर डाल दिया जाता है, दैट मीन्स उन बैंक का जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितना भी डाटाबेस है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये डाटाबेस जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है तो एक तरह से इंडिया की इकोनॉमी को इफेक्ट पड़ेगा, इसके अलावा इंडियन सिटीजन्स को भी इफेक्ट पड़ेगा और यहाँ पे जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होती है। इस वजह से इन बैंक्स की इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे दोनों बैंक्स और NPCI को इस लिस्ट के अंदर डाला गया है, आपने इसके बारे में याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि DRDO ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है पृथ्वी 2 मिसाइल को। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा एक प्रोग्राम है दैट इज़ इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम, जो कि हमारे प्रेसिडेंट APJ अब्दुल कलाम जी ने शुरू किया था और जिसके अंदर अलग अलग मिसाइल्स को डेवलप करने की बात करी गई थी। तो यहाँ पर एक पृथ्वी मिसाइल भी है। इस पृथ्वी मिसाइल के अलग अलग वेरिएशंस आते रहते हैं, जैसे कि पृथ्वी मिसाइल 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, है ना, ऐसे आते रहते हैं। तो रिसेंटली जो पृथ्वी 2 है उसको सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया गया है और यहाँ पर ये जो पृथ्वी मिसाइल है वो एक सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। दैट मीन्स इस मिसाइल को आप सरफेस से लॉन्च कर सकते हैं और अल्टीमेटली जब इसने किसी टारगेट को जाकर डिस्ट्रॉय करना होता है तो वो भी सरफेस पर ही लोकेटेड होता है। इसके अलावा ये एक शॉर्ट रेंज मिसाइल है, दैट मीन्स ये कितनी दूरी तक जा सकती है, तो 350 किलोमीटर की दूरी तक जा सकती है। और इसका जो पेलोड है, दैट मीन्स इस मिसाइल के अंदर जो एक तरह से वेट यूज किया गया है दैट इज 500 से लेके 1000 किलोग्राम तक का। इसके अलावा ये एक न्यूक्लियर केपेबल है, दैट मीन्स इसके अंदर जो पेलोड को यूज़ किया गया है वो एक तरह से न्यूक्लियर मटेरियल है। देन इज अ शॉर्ट रेंज, मैंने आपको बता ही दिया। उसके बाद ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है, दैट मीन्स इस मिसाइल को किसी एंगल के ऊपर लॉन्च किया जाता है और अल्टीमेटली हवा में जाने के बाद ये जो मिसाइल है वो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में नीचे आके टारगेट को डिस्ट्रॉय करती है। तो आपने इस पृथ्वी मिसाइल को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि यहाँ पर गूगल के जो सीनियर इंजीनियर हैं उन्होंने ये बोला है कि गूगल का जो चैटबॉट है दैट इज लैम्डा जो है वो सेंटिएंट बन चुका है। दैट मीन्स यहाँ पे ह्यूमंस की फीलिंग्स को भी वो समझने लग गया है। तो अगर मैं यहाँ पे चैटबॉट के बारे में बात करूँ तो जैसा कि आप जानते हैं, जब भी कोई आप एप्लीकेशन को ऐप को डाउनलोड करते हैं या फिर ऐप को ओपन अप करते हैं तो उस टाइम पे साइड पे एक मैसेजिंग बॉक्स होता है जिसके अंदर आप एक तरह से गूगल की टीम से बात कर सकते हैं और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बेस्ड होता है। दैट मीन्स वहाँ से जो भी रिप्लाईज आ रहे होते हैं वो एक तरह से कंप्यूटर बेस्ड, टेक्नोलॉजी बेस्ड रिप्लाईज होते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने ये बोला है कि ये जो इनका चैटबॉट है जिसको हम लैम्डा भी कह रहे हैं, दैट मीन्स लैंग्वेज मॉडल फॉर डायलॉग एप्लीकेशन, तो इनके चैटबॉट को लैम्डा कहा जाता है। इसके अंदर आप जो भी क्वेरीज को सॉल्व वगैरह करते हैं तो एक तरह से इस तरीके से सॉल्व होती हैं ताकि ह्यूमन की फीलिंग्स को यहाँ पर एक तरह से परसीव नहीं किया जाता, उनको अंडरस्टैंड नहीं किया जाता। लेकिन अभी इन्होंने बोल दिया है कि अब ये भी जो चैटबॉट है ह्यूमंस की फीलिंग्स को परसीव करेगा और उनको समझने की कोशिश करेगा। और इसी लैम्डा का एक और वेरिएशन
वेरिएशन ये लेकर आ रहे हैं जिसके अंदर और थोड़ी मॉडिफिकेशंस करी जाएगी और जिसको लैम्डा 2 के नाम से जाना जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि रिसेंटली न्यूज़ में डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज बहुत ज़्यादा थी। अब देखो ये डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज होती क्या हैं। अगर मैं टेक्नोलॉजीज के बारे में बात करूं तो हम उसको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि इंक्रीमेंटल टेक्नोलॉजी हो गया, सस्टेनिंग टेक्नोलॉजी हो गया, रेडिकल टेक्नोलॉजी एंड डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी। तो ये जितनी भी टेक्नोलॉजीज हैं ये बेस्ड होती हैं कि उनके अंदर कितनी न्यूनेस आई है। दैट मीन्स एक टेक्नोलॉजी के अंदर कितनी ज़्यादा नई चीज़ें आई हैं और अल्टीमेटली वो नई चीज़ें आने की वजह से मार्केट को कितना ज़्यादा इम्पैक्ट कर रही हैं। तो सबसे पहले हम इंक्रीमेंटल टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं। दैट मीन्स ऐसी टेक्नोलॉजी जिस टेक्नोलॉजी के अंदर थोड़ी थोड़ी मॉडिफिकेशन लाके उसको और ठीक बनाया जा रहा है। जैसे कि आजकल आप देख सकते हैं मोबाइल फोन्स है, उसके अंदर कैमरास को और थोड़ा इन्हांस कर दिया जाता है, उसका मेगापिक्सल और थोड़ा सा इन्हांस कर दिया जाता है। तो ऐसी टेक्नोलॉजीज को हम इंक्रीमेंटल टेक्नोलॉजीज बोल देते हैं और अल्टीमेटली मार्केट के ऊपर इसका इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है क्योंकि जो लोग हैं वो लो मेगापिक्सल के कैमरास को भी यूज़ करते हैं एक तरह से। नेक्स्ट हम बात करते हैं सस्टेनिंग टेक्नोलॉजी के बारे में। तो यहाँ पे जब भी एक टेक्नोलॉजी के अंदर कोई भी मॉडिफिकेशन हो रही है और उस मॉडिफिकेशन को काफ़ी देर तक सस्टेन कर लिया जाए और अल्टीमेटली जो मार्केट है थोड़ी सी चेंज हो जाए तो उसको हम बोल देते हैं सस्टेनिंग टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं रेडिकल टेक्नोलॉजी के बारे में। इस टेक्नोलॉजी का मतलब ये है कि एक नई टेक्नोलॉजी आई है जिसकी वजह से जो पुरानी मार्केट है वो बहुत ज़्यादा डिसरप्ट हो चुकी है। जैसा कि आप जानते हैं जब पहले रेडियो का ज़माना होता था और जैसे ही टेलीविज़न का ज़माना आया तो उस टाइम पे जो रेडियो की वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा कम हो गई। दैट मीन्स जो रेडियो की मार्केट है वो बहुत ज़्यादा एक तरह से डिसरप्ट हो गई थी। तो ऐसे चेंज को या फिर ऐसी टेक्नोलॉजी आने को हम रेडिकल टेक्नोलॉजी कह देते हैं और अल्टीमेटली जब ये मार्केट पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है तो उसी टेक्नोलॉजी को ही हम डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी के नाम से जानते हैं। जैसे आजकल की अगर मैं टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बात करूँ तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी हो गई, देन इज ड्रोन्स की टेक्नोलॉजी होगी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की टेक्नोलॉजी हो गई, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हो गई। इसके अलावा जो क्रिप्टो करेंसी है ये सारी की सारी क्या है, डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी हैं। दैट मीन्स ये पुरानी जो मार्केट बनी हुई है अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ की एक तरह से उनको डिसरप्ट कर रही हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं चाइना के टियांगोंग स्पेस स्टेशन के बारे में। तो जो चाइना है उन्होंने अपना खुद का एक स्पेस स्टेशन को लॉन्च किया था स्पेस के अंदर जो कि लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर लाई कर रहा है। कितने किलोमीटर्स के बीच में आप देख सकते हैं, 340 से लेकर 450 किलोमीटर्स के बीच में ये जो स्पेस स्टेशन है वो लाई कर रहा है। इसके अलावा इस स्पेस स्टेशन के अंदर चाइना से अलग अलग एस्ट्रोनॉट्स को भेजा जा रहा है जो कि एक स्पेस क्राफ्ट द्वारा भेजा जाता है या फिर स्पेसशिप भी हम उसको कह देते हैं। तो यहाँ पे जो उनकी स्पेस क्राफ्ट है या जो स्पेसशिप है उसका नाम है सेंजाओ स्पेसशिप। अब इसके भी अलग अलग वेरिएशंस हैं, जैसे कि 1 से लेके 14 तक की इसकी सीरीज़ है जिसके अंदर 1 से लेके 4 तक ये अनमैन्ड स्पेस फ्लाइट मिशन से। दैट मीन्स इसके अंदर किसी भी मैन को नहीं भेजा गया था, लेकिन इसके बाद 5 से लेके 14 तक के जितने भी स्पेसशिप है उसके अंदर कोई ना कोई मैन जो है इस स्पेस स्टेशन के अंदर गया था। और रिसेंटली जो चाइना का शेंजाओ 14 स्पेस क्राफ्ट है उसके अंदर 3 एस्ट्रोनॉट्स जो हैं वो इस स्पेस स्टेशन के अंदर डॉक करे जाएंगे। तो आपने इनके स्पेस स्टेशन के बारे में याद रखना है, स्पेस क्राफ्ट के बारे में याद रखना है कि किस नाम से इसको जाना जाता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि कौन कौन सी ऐसी कंट्रीज हैं जिन्होंने अभी तक मैन को एक तरह से स्पेस में भेजने का काम किया है, तो यूएसए एंड रशिया के बाद चाइना यहाँ पर 3rd कंट्री बन चुका है जिन्होंने मैन को स्पेस में भेजने का जो काम है उसको शुरू कर दिया है। इसके बारे में आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पे कुछ कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स को NSIL के अंदर एक तरह से ट्रांसफर कर दिया है। अगर मैं NSIL की बात करूं तो NSIL न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ये एक कंपनी है जो कि इसरो के अंडर एक कमर्शियल आर्म है जो कि किन चीज़ों पे ध्यान देती है, जैसे जितनी भी ऐसे प्राइवेट सैटेलाइट्स हैं जिनको लॉन्च करने का काम हो या फिर अलग अलग जो आपके लॉन्च व्हीकल्स हैं उनको बनाने का काम हो, तो ये सारे के सारे काम जो है मैन्युफैक्चरिंग का काम हो गया, सर्विसेज प्रोवाइड करने का काम हो गया, सैटेलाइट्स को लॉन्च करने का काम हो गया, ये सारा का सारा NSIL के अंडर ट्रांसफर कर दिया गया है जो कि अल्टीमेटली एक ऐसी कंपनी है जो कि सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज है। दैट मीन्स सरकार की एक कंपनी है जो कि 2019 के अंदर बनाई गई थी और अल्टीमेटली ये कंपनी भी डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर आती है। देखो ये इसीलिए बनाई गई थी क्योंकि हमारा जो इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा वर्कलोड था। स्पेस के अंदर अलग अलग सैटेलाइट्स को भेजना है ना, अलग अलग कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होगी, जियो अलग अलग लॉन्च व्हीकल्स को यहाँ पर बनाना, तो बहुत ज़्यादा वर्कलोड हो गया था। तो उसकी वजह से अलग अलग कंपनीज को यहाँ पर बनाया गया। इसके अलावा
अंतरिक्ष को भी बनाया गया, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर ही आती है, और इसका काम है जितनी भी फॉरेन सैटेलाइट्स है उनको डील करने के लिए अंतरिक्ष को बनाया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि रिसेंटली हमारे जो प्राइम मिनिस्टर जी हैं उन्होंने एक बायोटेक स्टार्टअप 2022 को लॉन्च किया है, जो कि न्यू दिल्ली के अंदर इसको लॉन्च किया गया। अब ये जो स्टार्टअप है ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो अलग अलग इन्वेस्टर्स, एंटरप्रेन्योर्स को एक तरह से प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा ताकि वो एक दूसरे से कनेक्ट हो सके, और वो भी कौन सी फील्ड में, बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड में। जैसा कि आप जानते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी एक इमर्जिंग फील्ड है जिसके अंदर यहाँ पे बायोलॉजिकल साइंसेस के अंदर टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जीन लेवल पे चेंजेस किए जाते हैं। जैसे कि मैं बात करूँ अगर एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर बायोटेक्नोलॉजी को कैसे यूज़ किया जा रहा है, तो आप जानते हैं कि जो बीटी कॉटन है, दैट इज बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस की जो कॉटन बनाई है, तो ये जो कॉटन है पर्टिकुलर डिजीजेस से एक तरह से प्रिवेंट कर सकती है उन डिजीजेस को, और उसकी वजह से जो कॉटन की यील्ड है उसको इंक्रीज किया जा सकता है। ऐसे ही हम बायोटेक्नोलॉजी को अलग अलग सेक्टर्स में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए इस स्टार्टअप को लॉन्च किया गया ताकि नए नए बिजनेसेस आए बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में, ताकि उसकी जो एफिशिएंसी है उसको इंक्रीज किया जा सके, ताकि बायोटेक्नोलॉजी के सेक्टर के अंदर एफिशिएंसी को इंक्रीज किया जा सके। अब अगर मैं बात करूं कि इस स्टार्टअप को किसने ऑर्गेनाइज किया था, तो हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री के अंदर जो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है, इसके अलावा जो बिराक इंस्टीट्यूट है, इन दोनों ने मिलकर इस स्टार्टअप को ऑर्गेनाइज किया है। आपने इसके बारे में ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एक और महोत्सव को मनाया गया जिसका नाम है भारत महोत्सव ड्रोन 2022। इस महोत्सव को भी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर जी हैं इन्होंने ही लॉन्च किया है, जो कि दिल्ली रीजन के अंदर लॉन्च किया गया है। अब अगर मैं इस महोत्सव के बारे में बात करूं तो अगेन ये एक ऐसा महोत्सव है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है वो एक तरह से इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है जिसको अलग अलग जगहों पे यूज़ किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल पार्सल्स को इधर से उधर भेजने के लिए, जैसा कि आप जानते हैं नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के अंदर वैक्सीन वगैरह भी प्रोवाइड करने के लिए ड्रोन्स को यूज़ किया गया था। तो एक तरह से ड्रोन टेक्नोलॉजी की अलग अलग जगह पे एप्लीकेशन है, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए इस महोत्सव को लॉन्च किया गया, और इस महोत्सव के अंदर अलग अलग इवेंट्स को भी ऑर्गेनाइज किया। तो आपने इसके बारे में ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि रिसेंटली एक रॉकेट बूस्टर का यहाँ पर सक्सेसफुली टेस्ट हुआ है। तो वो कौन सा रॉकेट बूस्टर है, ठीक है, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो रिसेंटली जो इसरो है, दैट इज इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने HS-200 को यहाँ पर सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है। अब ये जो बूस्टर है वो है क्या चीज़ और किस पर्पस के लिए इसको यूज़ किया जाएगा, एक बार उसके बारे में देख लेते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं हमारा एक गगनयान प्रोग्राम है जिसके अंदर हम एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजने वाले हैं। तो इस गगनयान प्रोग्राम को एक पर्टिकुलर लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया जाएगा जिसका नाम है GSLV Mark 3, दैट इज जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल Mark 3। दैट मीन्स ये एक ऐसा लॉन्च व्हीकल है जो कि किसी भी चीज़ को जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट के अंदर लॉन्च करने वाला है, जो कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे लोकेटेड है, दैट इज 37,000 किलोमीटर पे लोकेटेड है। अब यहाँ पे इस लॉन्च व्हीकल को लॉन्च करने के लिए अलग अलग प्रोपेलेंट्स को यूज़ किया जा सकता है। दैट मीन्स यहाँ पे फ्यूल के तौर पर अलग अलग प्रोपेलेंट्स को यूज़ किया जाता है। अब ये जो आपका HS-200 है ये एक सॉलिड प्रोपेलेंट है। दैट मीन्स इस रॉकेट को लॉन्च करवाने के लिए, इसको अपथर्स्ट करवाने के लिए यहाँ पे इस फ्यूल का यूज़ किया जाएगा और यहाँ पर HS-200 का ही यूज़ किया जाएगा। इसके अलावा भी GSLV के अंदर अलग अलग प्रोपेलेंट्स को भी यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पे इसमें HS-200 उनमें से ही एक है। अगर मैं HS-200 के बारे में और थोड़ा डिटेल में बात करूँ तो ये 20 मीटर लंबा है और 3.2 मीटर्स इसका डायमीटर है, जिसको GSLV Mark 3 के अंदर डाला जाएगा और अल्टीमेटली उसको लॉन्च करवाने में ये जो बूस्टर है वो हेल्प करेगा। आपने ध्यान रखना है कि इसके अंदर सॉलिड प्रोपेलेंट्स को यूज़ किया गया है, दैट मीन्स जो भी फ्यूल है वो सॉलिड फॉर्म में है। तो आई होप आपको यहाँ तक साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स हैं उनके बारे में समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बचे हुए जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के करंट अफेयर्स हैं वो सभी के सभी कवर करने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।